नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। अपनी क्लास के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड की जनरल नॉलेज की सीरीज लेके आई हूँ। देखिए, उत्तराखंड राज्य में कराई गई, चाहे वो UKPSC द्वारा हो या UKSSC द्वारा हो, समस्त परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड जीके की सीरीज लेके आई हूँ। अभी तक हमने सिर्फ इसमें एक क्लास की है। आज मेरी क्लास का दूसरा ही दिन है, जिसमें हमने स्टार्ट किया है उत्तराखंड का इतिहास। इसके अंतर्गत भी हम पढ़ रहे हैं चंद्रवंश। चंद्रवंश की पहली क्लास हमारी हो गई है और आज मैं स्टार्ट करूंगी चंद्रवंश की दूसरी क्लास। जिसने चंद्रवंश की पहली क्लास नहीं देखी है वो पहले मेरी पहली क्लास देख लें, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की दूसरी क्लास। चंद्रवंश में कुल 62 राजा हुए हैं, ठीक है, यानी कि 62 हमारे पास से शासक हुए थे, जिसमें हमने पहली क्लास में 29 राजा तक पढ़ लिया है। 29वां राजा हमारे पास था गरुड़ ज्ञानचंद्र। 29वां राजा था गरुड़ ज्ञानचंद। वैसे नाम तो उसका ज्ञानचंद रही है, गरुड़ की उपाधि उसे दी थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो आइए आज इससे आगे हम पढ़ेंगे। गरुड़ ज्ञानचंद के बाद जो राजा बनता है 30वें नंबर का, वो बनता है हरिचंद। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो राजा बनता है वो है उद्यानचंद। उद्यानचंद इंपॉर्टेंट राजा है, आप इसे लिखिएगा, नोट कीजिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब उद्यानचंद राजा बना था, उद्यान हमने पढ़ा था गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को बहुत बेरहमी से मारा था। नीलू कठायत और उसके पुत्रों को बहुत बेरहमी से मारा था। तो जब उद्यानचंद को ये बात पता चलती है, उसे बहुत बुरा लगता है और ग्लानि भी होती है कि इतने बुरे तरीके से मेरे दादा ने इनको मारा था। तो वो इसके पश्चाताप में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करता है। तो इसमें लिखिएगा, उद्यानचंद ने बहुत से मंदिरों व नौलों का निर्माण किया। तथा ब्राह्मणों से पूजा पाठ भी वो बहुत ज्यादा कराता था, निर्माण किया। अब जो बहुत सारे मंदिर हैं, इसमें जो इंपोर्टेंट मंदिर एक आता है वो है बालेश्वर का मंदिर। बालेश्वर मंदिर चंपावत में पड़ता है। इसका निर्माण किया है उद्यानचंद ने, लेकिन बहुत सी बुकों में या ये भी मिला है और एक ताम्रपत्र में भी मिला है, अभी हम आगे देखेंगे, कि उद्यानचंद ने इसका पुनर्निर्माण किया। पुनर्निर्माण मतलब कि रिकंस्ट्रक्शन किया, पुनर्निर्माण किया। ऐसा क्यों? क्योंकि एक अन्य मान्यता के अनुसार, नोट करके लिख लीजिएगा, एक अन्य मान्यता के अनुसार बालेश्वर मंदिर का निर्माण 1272 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1272 ईस्वी में हुआ है, क्योंकि जो उद्यानचंद है इसका टाइम पीरियड है 1400। नोट कीजिएगा, उद्यानचंद का टाइम पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1420 से 1421 का। 1420 से 1421। अब देखिए कहाँ मंदिर बन गया 1272 में, क्योंकि हमने पहले भी देखा है ना कि बहुत सारे जो हमारे पास ताम्रपत्र हैं, अभिलेख हैं, वो बालेश्वर मंदिर से प्राप्त हुए। तो नोट करके लिख लीजिएगा, एक अन्य मान्यता के अनुसार बालेश्वर मंदिर का निर्माण 1272 ईस्वी में हुआ था। अब उद्यानचंद के बाद जो राजा बनता है वो बनता है, उद्यानचंद के बाद आत्मचंद और हरिचंद द्वितीय। और इसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है विक्रमचंद। विक्रमचंद्र के टाइम में क्या इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनना, इसके समय का एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। लिखना, विक्रमचंद्र के समय का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ, ताम्रपत्र प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ, जो कि 1423 ईस्वी में 1423 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया है, उत्कीर्ण किया गया है। यह ताम्रपत्र पंडित कुंज शर्मा तिवारी का है, कुंज शर्मा तिवारी का है, तिवारी का है। ये सब इसी ताम्रपत्र में लिखा गया है, जिन्होंने बालेश्वर मंदिर के बालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण में पुनर्निर्माण में थोड़ा सा ध्यान से लिख लीजिएगा, पुनर्निर्माण में उद्यान चंद्र की सहायता की, उद्यान चंद्र की सहायता की, सहायता की। देखिए, जो ये पंडित कुंज शर्मा तिवारी हैं, ये गुजरात के रहने वाले हैं। नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि UKSSC तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों को पता ही है। पंडित कुंज शर्मा तिवारी गुजरात के रहने वाले।
ठीक है, तो इसीलिए ये बोला जाता है या ये मान कहा जाता है कि जो उद्यान चंद्र है उन्होंने बालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। देखिए, उद्यान चंद्र के बाद जो राजा बने वो बने आत्मचंद्र द्वितीय और हरिचंद्र द्वितीय, और इसके बाद विक्रमचंद्र राजा बना। ठीक है, अब विक्रमचंद्र के समय क्या हुआ, इसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है इनका भतीजा, यानी कि विक्रमचंद्र का भतीजा जो है भारती चंद्र। भारती चंद्र को बहुत गुस्सा था, मतलब वो थोड़ा सा पराक्रमी राजा भी था भारती चंद्र। अब उसे गुस्सा इस बात में था, वो ये सोचता है कि हमारे वहां डोटियों ने राज किया हुआ है और हमारे जो चंद राजा हैं वो डोटियों को हरा नहीं पा रहे हैं। तो भारती चंद्र सबसे पहले विक्रम चंद्र का विद्रोह करता है, इनके अपने चाचा विक्रम चंद्र का विद्रोह करता है और गद्दी पर बैठता है। थोड़ा सा इसका टाइम पीरियड नोट कर लीजिएगा। जो भारती चंद्र है वो 1437 से 1450 तक इसने राज किया है। भारती चंद्र ने डोटी के राजा के साथ 12 वर्ष तक युद्ध किया। ठीक है, इसमें लिखिएगा, इसने डोटी के राजा के साथ 12 वर्ष तक निवास किया, सॉरी युद्ध किया, और इसमें चंद राजा की जीत हो जाती है। चंद राजा की जीत होती है, और चंद राजा की जीत होती है तो इसका मतलब हम क्या हो जाएंगे, यानी कि जो चंद राज्य है वो डोटी से हमारे पास से स्वतंत्र हो जाएगा। तो इसमें लिखना, थोड़ा सा इसमें लिख लीजिएगा। भारती चंद ने गद्दी प्राप्त करते ही, भारती चंद ने गद्दी प्राप्त करते ही अपने को यानी कि चंद राज्य को डोटी से स्वतंत्र घोषित कर लिया। डोटी से स्वतंत्र घोषित कर लिया। डोटी से स्वतंत्र घोषित कर लिया। स्वतंत्र घोषित कर लिया। और ये युद्ध 12 साल तक चला। ये युद्ध चला है 12 साल तक। अब देखिए, इस समय जो डोटी का राजा था उसका नाम याद कर लीजिएगा। इस समय डोटी का राजा यक्षमल्ल, और इसी को जयमल के नाम से भी जाना जाता है। इस समय डोटी का राजा यक्षमल्ल और जयमल्ल था। अब जब भारती चंद्र ने यहाँ पर युद्ध किया तो इसकी जो सहायता है वो कटिहार के राजा ने भी की। तो इसमें लिखना, इस जीत में कटिहार के राजा ने भारती चंद्र की सहायता की। भारती चंद्र की सहायता की। तो देखिए, जो भारती चंद्र है वो पहला राजा है जिसने डोटियों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, और इसके समकक्ष से, यानी कि जिससे इसने युद्ध लड़ा वो राजा कौन था डोटी का, यक्षमल्ल और जयमल्ल। और यहाँ पर जो सीरा है, सीरा यानी कि डीडी हाट, उस समय का जो आज का डीडी हाट है वही सीरा है। तो सीरा का जो राजा है उसका नाम नोट कर लीजिए। सीरा का राजा बलि नारायण संसार मल्ल था। बलि नारायण संसार मल्ल। और जो सौर का राजा है, सौर का राजा वो था विजय बम। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। विजय बम, ये 3 क्यों पढ़ाई, क्योंकि जब डोटी राज्य से इसे स्वतंत्र, इसने अपने राज्य को कर लिया भारती चंद्र ने, तो भारती चंद्र ने अपने बेटे के साथ मिलकर के सौर, सीरा और थल में भी हमला किया। सौर में, सीरा में और थल में। ठीक है, यहाँ 3 जगह इसने हमला किया, तो इसलिए इनका राजा को पढ़ना भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। फिर इसने क्या किया, जब इसने सीरा को भी जीत लिया तो सीरा में इसने डुंगड़ा बसेरा को अपना सामंत नियुक्त किया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। सीरा को जीत करके, यहाँ पे लिखना, सीरा को जीत करके इसने डुंगरा बसेरा को अपना सामंत नियुक्त किया। डुंगरा बसेरा को अपना सामंत नियुक्त किया। सामंत नियुक्त किया। ठीक है, अब इसके समय एक इंपोर्टेंट घटना होती है, नायकों की उत्पत्ति। नायकों की उत्पत्ति लिख लीजिएगा। भारती चंद्र के समय नायकों की उत्पत्ति एक महत्वपूर्ण घटना है। एक महत्वपूर्ण घटना है। अब ये नायक हैं कौन? जब भारती चंद्र ने डोटी में 12 साल तक हमला किया तो चंदों की अवैध संतान उत्पन्न हुई, उन्हीं को नायक का नाम दिया गया। तो लिखना, नायकों को चंदों की अवैध संतान माना जाता है। नायकों को चंदों की अवैध संतान माना जाता है। अवैध संतान माना जाता है।
माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास से पॉइंट थे भारती चंद्र के लिए, भारती चंद्र के बारे में। इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एक ताम्रपत्र हमें मिला हुआ है पिथौरागढ़ से, लिखना हुड़ैती, हुड़ैती जो पड़ता है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, हुड़ैती पिथौरागढ़ से प्राप्त ताम्रपत्र, से प्राप्त ताम्रपत्र भारती चंद्र का है, ताम्रपत्र भारती चंद्र का है, भारती चंद्र का है। भारती चंद्र ने क्या किया था, सीरा, सौर और बम में अपने जो बेटा है उसका रत्नचंद्र, उसके साथ जाकर के युद्ध लड़ा। उसने देखा कि उसका बेटा भी बहुत कुछ आगे कर सकता है, राज्य का विस्तार कर सकता है, तो अपने रहते रहते ही उसने अपने बेटे रत्नचंद्र को राजा बना दिया। तो अब जब हमारे पास बात आती है भारती चंद्र, भारती चंद्र के बाद जो राजा बनेगा वो बनता है रत्नचंद्र। तो लिखिएगा रत्नचंद्र। इसका टाइम पीरियड नोट कर लीजिए, 1450 से 1488। अब होता क्या है, जब ये डोटी फिर से देखता है कि हमारे पास से रत्नचंद्र राजा बन गया है, भारती चंद्र तो गद्दी से हट गया है, तो डोटी फिर से क्या करते हैं, चंद राज्य में आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। तो रत्नचंद्र भी बहुत पावरफुल है, तो वो क्या करता है, अच्छे तरीके से ही डोटियों को मजा चखाता है। तो रत्नचंद्र के समय लिखिएगा, रत्नचंद्र के समय भी, रत्नचंद्र के समय भी, समय भी डोटी, इस समय जो डोटी के राजा हैं उनका नाम है, डोटी के राजा नागमल्ल, डोटी के राजा नागमल्ल ने विद्रोह किया, विद्रोह किया, लेकिन लेकिन रत्नचंद्र ने, रत्नचंद्र ने इन्हें हरा दिया, इन्हें हरा दिया, हरा दिया। ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ है नागमल्ल, और जब हमने भारती चंद्र पढ़ा था उसमें कौन था हमारे पास से, यक्षमल्ल। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। रत्नचंद्र ने क्या करा, इन्हें भी हरा दिया, इनकी अब डोटी पर पूरे तरीके से चंद्रों का राज्य हो गया था। रत्नचंद्र ने, लिखना रत्नचंद्र ने सोर के राजा बम को भी हराया, सोर के राजा बम को भी हराया, बम को भी हराया, बम को भी हराया। लिख लिया, सोर के राजा बम को भी हराया, आप लोग लिखते रहना। इसके बाद से रत्नचंद्र ने बहुत बड़े 3 जगह अपनी संधि की थी। वो जगह क्या क्या थे, ध्यान रखना, जुमला, लिखना रत्नचंद्र ने, रत्नचंद्र ने जुमला, देखिए ध्यान से लिखिएगा, रत्नचंद्र ने जुमला, बजांग और थल, और थल पर आक्रमण किया और वहां के राजाओं को पराजित किया। लिखते रहिएगा, रत्नचंद्र ने जुमला, बजांग और थल में आक्रमण किया और वहां के राजाओं को पराजित किया और उन्हें कर देने के लिए मजबूर कर दिया, कर देने के लिए मजबूर कर दिया। अब ध्यान से सुनना, जो जुमला है वहां जो राज कर रहा था वो था जगन्नाथ भट्ट। लिखना, जुमला में उस समय जगन्नाथ भट्ट का राज था। बजांग में खड़कू सिंह मेहरा का राज था, खड़कू सिंह मेहरा का राज था। और जो थल है वहां सूर सिंह मेहरा का राज था, सूर सिंह मेहरा का रास्ता। इन तीनों को पराजित किया और इन्हें कर यानी कि टैक्स देने के लिए मजबूर कर दिया। टैक्स में ये इनसे प्रतिवर्ष एक मृग नाभि, एक मृग नाभि, क्योंकि आपको पता है मृग नाभि यानी कि कस्तूरी मांगा, कस्तूरी की नाभि मांगी। ठीक है, एक बाणों से भरा तकस और एक बाज और घोड़ा। तो ये तो इंपोर्टेंट नहीं है, मेन चीज इंपोर्टेंट ये है, इसने जुमला, बचांग और थल में आक्रमण किया, उन्हें पराजित किया और टैक्स देने के लिए क्या करा, मजबूर कर दिया। और ये जो तीनों हमारे पास से राज्य हैं, ये गोरखा के शासनकाल तक चंदों को टैक्स देते रहते थे। अब ऐसा नहीं है कि रत्नचंद्र सिर्फ युद्ध ही करता रहता है, रत्नचंद्र वैसे बहुत धार्मिक राजा भी है। तो लिखना, रत्नचंद्र धार्मिक राजा था, धार्मिक राजा था। इसने 1452 में, 1452 में, 1252 में जागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, जागेश्वर मंदिर में
पूजा अर्चना की, यानी कि पूजा की और वहां एक धर्मशाला बनाई, और वहां एक धर्मशाला बनाई। वहां का मतलब कहाँ? जागेश्वर मंदिर में एक धर्मशाला बनाई। ठीक है, यानी कि जो रत्नचंद्र है उसे अपने धर्म से भी बहुत प्यार था। वहां एक धर्मशाला बनाई, नोट करके लिख लीजिएगा। रत्नचंद्र पहले शासक हुए जिनके शासनकाल में कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया। कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया। पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया, यानी कि चंदों के समय जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ है वो है रत्नचंद्र के समय। कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त करवाया गया। तो देखिए ये इंपोर्टेंट हमारे पास से चंदों के राजा हैं। ठीक है, अभी हमारे पास से राजा पूरे नहीं हुए हैं क्योंकि हमारे पास टोटल 62 राजा हैं। तो आज हमने जो मेन पढ़े वो थे हमारे पास से, एक देखा हमने उद्यानचंद, उद्यानचंद के बाद हमने देखा विक्रमचंद, विक्रमचंद के बाद हमने भारतीय चंद, और भारतीय चंद के बाद इसका बेटा हमने पढ़ा है रत्नचंद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपके लिए इसी तरीके से इम्पोर्टेंट क्लासेस, इम्पोर्टेंट जो भी प्रश्नोत्तरी हैं आपके लिए लेके आते रहूँगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।